नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से। हर खबर पर होती है हमारे रिपोर्टर्स की पैनी नजर। हमारे रिपोर्टर्स सीधे ग्राउंड जीरो से लेकर आते हैं उस खबर की पूरी जानकारी जो आपके लिए है बहुत जरूरी। तो चलिए देखते हैं दिन भर की उन बड़ी खबरों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया रिपोर्टर्स में। कांग्रेस के द्वारा नया फैसला लिया जाना यानी कि वंदे मातरम का केवल 2 छंद गाना अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया। एक तरफ जहां कांग्रेस के द्वारा ये साफ कर दिया गया अधिवेशन में जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी कि वो वंदे मातरम का केवल 2 छंद ही गाएंगे, जो कि शुरुआत से गाया जा रहा है, उसको लेकर अब बीजेपी जो है वो हमलावर हो चुकी है। खुद गृह मंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता बीजेपी के अमित शाह ने सीधे तौर पर इसे देश विरोधी कह दिया है। साफ तौर पर अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके और अपनी वीडियो साझा करके बताया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये पूरी तरीके से जो ये गाथा है, जो वंदे मातरम है, उसके क्षण को पूरा गाना था, लेकिन कांग्रेस ने इसे केवल 2 लाइन गाने का फैसला लिया है। ये पूरी तरीके से गलत है, ये अपमान है। और साथ ही साथ इतना नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि उन शहीदों का भी अपमान है जिन्होंने वंदे मातरम कहकर अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन कांग्रेस इस तरीके का कार्य जो है वो अभी भी कह रहा है। सीधे तौर पे उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में रहने की बात की जा रही है। और साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का ये फैसला देश के विभाजन की तरफ दर्शा रहा है। जब 1987 और 1887 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश जब आज़ादी की तरफ जा रहा था तो इसी कांग्रेस की वजह से विभाजन हुआ, भारत का एक तरफ पाकिस्तान बना और दूसरी तरफ हिंदुस्तान बना। कांग्रेस की विभाजन की जो नीति थी उसकी वजह से ये पूरा हुआ और आज भी वही कार्य कांग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 साल पूरे होने पे, वंदे मातरम के पूरे होने पर इसे पूरा गाने का फैसला जो है वो लिया है। साथ ही साथ चाहे वो संसद हो या तमाम जो अन्य जगह हो जहां सरकारी कार्यक्रम हो, वहां वंदे मातरम का पूरा पारा जो है वो गाना है। लेकिन कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि केवल 2 ही लाइन जो कांग्रेस है वो वंदे मातरम का गाएगा। ये पहली बार नहीं हुआ। 15 अगस्त को भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आई थी जब 15 अगस्त को देश अपनी 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। उस दौरान भी कांग्रेस के कार्यालय में जब झंडोत्तोलन हो रहा था तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा सोनिया गांधी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी मौजूद थे। उस वक्त भी केवल वंदे मातरम का 2 छंद ही गाया गया। बाद में पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि हम लोग शुरुआत से इसी तरीके से गाते हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने गाया हो या फिर महात्मा गांधी ने। उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान गोवा में भी खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पूरे कार्यक्रम के दौरान जब वंदे मातरम गीत हुआ तो महज 2 लाइन ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने गाया, जिसका विरोध उन्हें गोवा एयरपोर्ट पर झेलना पड़ा। AVBP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा उन्हें काला झंडा दिखाया गया और बाद में उन्होंने खुद कहा कि यह परंपरा शुरुआत से चली आ रही है, हम उन्हें ही निभा रहे हैं। लेकिन अब जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और उसके बाद सीधे तौर पे ये कहा गया कि वो केवल 2 छंद ही गाएंगे, अब वो उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता अब इसकी आलोचना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव जमपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा जो कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। 9 पेज का उन्होंने बाकायदे उस पर बयान दिया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि नृपेंद्र मिश्रा अपने मनचाही निर्माण कंपनियों को मंदिर निर्माण के ठेके दे रहे थे और साथ में जो वास्तुकार कौन होगा वही तय करते थे। यहाँ की ट्रस्ट अगर कोई राय देता था, कोई नाम बताता था, उस पर वो मोहर नहीं लगाते थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने निर्माण कंपनियाँ अपने मन की रखी और साथ में तमाम जो वास्तुकार और तमाम काम थे। तो ये गंभीर आरोप लगाए हैं क्योंकि जिस तरह SIT की जांच अभी जारी है, क्योंकि जो SIT की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूसरी SIT बनी वो जांच कर रही है, तो ऐसे में इस तरह की गंभीर आरोप लगने से मामले में काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और यहाँ तक कि जो पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्रा और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, उन्होंने भी अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले कहा था कि
क्योंकि मंदिर में जो नियुक्तियां हुई वो कहीं ना कहीं उसमें तमाम गड़बड़ियां थी, गलत तरीके से नियुक्तियां हुई और साथ में उन्होंने अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये डाका है मंदिर के अंदर। तो इसी को लेके चंपत राय को बिल्कुल खराब लगा और इसी को लेके उन्होंने 9 पेज लिखकर बाकायदे ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह जो यहाँ पर घालमेल होता था, जो निर्माण कंपनियां थी उसमें सिर्फ नृपेंद्र मिश्रा की चलती थी, ना कि जो वहाँ का ट्रस्ट है उसकी नहीं चलती थी। यहाँ तक कि तमाम बार राय भी दी जाती थी, वो सुनते नहीं थे। तो ये जो मामला है ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। और साथ में जिस तरह राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पे आरोप लगा है और साथ में ये जो आरोप लगाया है ये बहुत ही गंभीर आरोप है, ऐसे में चंपत राय ने ये बहुत बड़ा एक खुलासा किया है और कहीं ना कहीं उनको आड़े हाथों लिया है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ से। योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी सांसद अभिनेत्री कंगना रनावत के जंजी वाले बयान की आलोचना करते हुए उनके अतीत पर ही सवाल उठा दिया, जिसको लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने पलटवार करते हुए बाबा रामदेव को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव पहले तो आप अपना काम करें और किसी दूसरे की निजी जिंदगी और उसकी जवानी के सपने देखना छोड़ दें और किसी को चरित्र का पाठ ना पढ़ाएं। आगे उन्होंने लंबा चौड़ा इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक नोट लिखा, जिसमें उसने साफ तौर पे कहा कि किसी भी अफवाहों और गॉसिप को लेकर जो बातें होती हैं वो बेहद ही आधारहीन होती हैं, असल सच्चाई कुछ और होती है। हालांकि उनकी मानसिकता दर्शाता है बाबा रामदेव की कि किस तरह उनकी सोच है। किसी महिला के ऊपर टिप्पणी करने से पहले उसको जान ले कि आखिर उसने क्या कुछ कहा है। कुल मिला के बाबा रामदेव को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधते हुए कहा कि यही योग गुरु बाबा रामदेव हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट से कई बार पतंजलि को लेकर फटकार मिली। हालांकि कोई भी मेरी ओर से यानी मुझे सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल दवाओं को लेकर या फार्मेसी को लेकर कोई फटकार नहीं मिली है और उनको नसीहत दे डाली। ये कुल मिला के इस पूरे विवाद का प्रकरण ये है कि एक इंटरव्यू के दौरान बाबा रामदेव को मीडिया कर्मियों ने कहा कि कंगना रनावत ने जंजी को लेकर एक टिप्पणी की, जिसमें कहा कि जो जंजी हैं ये गटर जनरेशन है, इस गटर जनरेशन को लेकर आपका क्या कहना। उस पर बाबा रामदेव ने कहा कि आप तो जानते हैं वो अभिनेत्री हैं, उनका अतीत पता है, बचपन पता है, उनकी अदाएं पता है, वो फिल्में कैसे करती थी, कैसे उठना बैठना था, किन लोगों से उनका मिलना था। हालांकि उनको युवाओं को, देश के जो युवा हैं जंजी को लेकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी और इस बात को लेकर पूरा विवाद खड़ा होता नजर आया और सोशल मीडिया पर दोनों ही हस्तियां चर्चा का विषय है। अब कुल मिला के बाबा रामदेव का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के बड़े नेता इस पे हस्तक्षेप करें और कंगना रनावत को नसीहत दें, सिखाएं कि कभी भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। हालांकि दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पर कंगना रनावत ने पूरे तौर पर बाबा रामदेव को निशाने पर लिया और कहा कि आप अपना जो सपना देखते हैं बेडरूम और जवानी का, वो देखना बंद कर दें। हालांकि दोनों की नोकझोंक और तीखी बहस आज के दौर में सियासी तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल शहजाद भट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने शहजाद भट्टी नेटवर्क की कमर तोड़ने को लेकर ये कहा था कि 200 से ज़्यादा जो शहजाद भट्टी के गुर्गे भारत में काम कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी कर शहजाद भट्टी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। जिसके कुछ ही दिनों के बाद यानी अब शहजाद भट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर यह कहते हुए वायरल हो रहा है कि जिन बातों का जिक्र किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वो उसके लोग नहीं हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उसको नाम दे दिया है कि वो शहजाद भट्टी के लोग हैं। इसके बाद शहजाद भट्टी यही नहीं रुका, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कई टिप्पणियां की। अपने इस वीडियो में एक खास बात शहजाद भट्टी ने भी की है। शहजाद भट्टी के इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शहजाद भट्टी ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को वो सपोर्ट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।
इसके अलावा शहजाद भट्टी ने ये भी कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी लोगों को या समर्थकों को भारत सरकार ने गिरफ्तार किया है वो उनकी मदद करेगा, उन्हें कानूनी जो है वो मदद पहुंचाएगा, उनके लिए वकील करेगा, उनकी जमानत करने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल उस जो वीडियो में शहजाद भट्टी ये भी कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि उसने ये साफ तौर पे कहा है कि जहां जहां और जिस के साथ मेरा नाम जोड़ा जाएगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, और कॉकरोच जनता पार्टी को अगर भविष्य में कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में या उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल से अब माध्यमिक शिक्षा की तस्वीर बदलने वाली है और यहाँ पर अब वीडियो है, एनिमेशन है और रील्स के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि बच्चों को जितनी आसानी से जो टफ सब्जेक्ट हैं उसमें काफ़ी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि अब एक डिजिटल क्रांति का दौर भी है। मेरे साथ डायरेक्टर मुकेश चंद्रा जी हैं, इनसे जानेंगे कि ये किस तरह की पहल है और कितना फ़ायदा बच्चों को। जी नमस्कार। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी SCRT की टेक्निकल यूनिट है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि ये नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार का इतना रिसोर्सफुल अकेला संस्थान है। बच्चों को क्लासरूम में कॉन्सेप्ट्स को समझने में कठिनाई होती है। कई बच्चे जो डिस्टेंट निवास करते हैं उनको कठिनाई होती है और कभी भी कहीं भी किसी भी समय पढ़ने की सुविधा चाहने वाले बच्चों को डिजिटल कंटेंट की हर समय ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने के लिए संस्थान ने कुछ नवाचारी पहल शुरू की हैं, जिसमें हम लोग कठिन विषयों पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ विषय हैं जैसे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और इन विषयों के भी कठिन हिस्सों पर हम लोग वीडियोस बनाएंगे। बनाने का काम चल भी रहा है, लेकिन नवाचार ये है कि हम शॉर्ट वीडियोस, रील्स, बुलेट पॉइंट्स, इस प्रकार के आकर्षक वीडियो जो कम अवधि के होंगे, कम समय में देखे जा सकेंगे और हर समय शेयरेबल होंगे और बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में सुगमता प्रदान करेंगे। जो डिजिटल एजुकेशन है इसको लेके अभी शुरुआत है, ऐसी शुरुआत में आपको क्या लगता है कितनी कारगर साबित होगी आने वाले समय में? आज डिजिटल एजुकेशन का, डिजिटली लर्निंग का दौर है। तकनीक से अलग रहकर एजुकेशन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करना, डिजिटल कंटेंट अवेलेबल कराना केवल विषयों के लिए नहीं बल्कि लाइफ स्किल्स के लिए, वोकेशनल स्किल्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस, टाइम, इमोशंस मैनेजमेंट के लिए इस प्रकार का कंटेंट ऑथेंटिक हो, वेरीफाइड हो, जो इस प्रकार के एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा रिलीज़ किया जा रहा हो, इसकी बहुत ज़रूरत है और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस प्रकार का फीडबैक निरंतर बच्चों से, टीचर से मिल रहा है। डिजिटल क्रांति है, उससे बच्चों को लाभ होगा और साथ में जो कठिन सब्जेक्ट हैं उनको समझने में आसानी होगी। इसके लिए बाकायदे प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बाकायदा जो कंटेंट है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, जिससे बच्चों को सही कंटेंट मिले और छोटे छोटे कंटेंट्स बनाए जा रहे हैं जिससे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएं। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ से। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान की बात की जाए तो गंगा नदी का स्वरूप अब विकराल नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाराणसी में गंगा नदी अब खतरे के निशान से महज 2 मीटर नीचे बह रही हैं और जो बहाव है उसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वर्तमान में काशी की है। काशी में कुल 84 घाट हैं। सभी घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। जहां सामान्य दिनों में लोग पैदल घूमा करते थे, वर्तमान में वहां पर जाना भी असंभव है।
मौजूदगी हमारी मणिकर्णिका घाट पे और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जलस्तर के बढ़ जाने से आरती तो प्रभावित हुई ही थी, मगर वर्तमान में जो शवदाह के लिए लोग पहुंचते थे मणिकर्णिका घाट पे, उसमें भी बदलाव किया गया है। वर्तमान में छत पर एक छोटे से जगह पर शवदाह किया जा रहा है, जहां इंतज़ार की घड़ी की बात की जाए तो शव यात्रियों की इंतज़ार की घड़ी बढ़ चुकी है। जहां सामान्य दिनों में 20 से 25 मिनट इंतज़ार के बाद उनका नंबर आया जाता था, मगर वर्तमान में 2.5 से 3 घंटे तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको सामने मंदिर नज़र आ रहा होगा। ये मंदिर ऊपर गली में स्थित था, यानी कि सीढ़ियों के काफ़ी ऊपर था, मगर वर्तमान में अब ये भी जलमग्न हो चुका है। साथ ही साथ आपको एक और मंदिर दिखाना चाहेंगे। ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि अब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं, बस शिखर से थोड़ी ही दूरी बची है, बाकी पूरा मंदिर अब जलमग्न हो चुका है। तो काशी में कुल 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका। गंगा आरती में 5 बार बदलाव किया गया है और वर्तमान में गंगा आरती छत पर कराई जा रही है, जहां आरती के प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। नौकाओं की बात की जाए तो नौकाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो नाव आपको दिख रही होगी ये गलियों में खड़ी है, जहां आम दिनों में लोग टहला करते थे, उस स्थान पर अब ये नौकाएं खड़ी हैं। शवदाह हरिश्चंद्र घाट की बात की जाए तो शवदाह गलियों में कराया जा रहा है। वर्तमान में जो नौकाएं दिख रही हैं, जिस तरीके से जलस्तर में वृद्धि हो रही है, कुछ दिन में छोटी नौकाएं गलियों में जाएंगी और जो शवयात्री हैं उन्हें ले करके नाव के माध्यम से लोग आएंगे और छत के रास्ते छोड़ेंगे, ताकि वो अपने जो मृतक परिजन हैं उनका अंतिम संस्कार करा पाए। तो फिलहाल गंगा नदी अब अपने विकराल रूप में है, जिसका असर आपने देख लिया। अब गलियों तक गंगा नदी का जो जल है वो पहुंच रहा है। चेतावनी बिंदु से लगभग 2 मीटर नीचे अभी वर्तमान में गंगा नदी बह रही है, मगर वर्तमान की बात की जाए तो स्थिति स्थिर है, किसी प्रकार का बढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।